नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 10वां गति और दूरियों का मापन। अपने इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि गति क्या होती है, दूरियां क्या होती है और उनका मापन कैसे कर पाते हैं, कैसा संभव है। तो देखो क्या दिया है पाठ में कि पहली और बूझो हैं वो सभी बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। जब गए थे तो उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप भी गर्मी की छुट्टियों के बाद लंबे टाइम के बाद जब स्कूल आते हो तो एक दूसरे से पूछते हो कि कहाँ गए थे, क्या क्या देखा, क्या क्या खाया या क्या क्या किया, तो सब कुछ पूछा जाता है ना। वैसे ही पहली व बूझो भी गर्मी की छुट्टियों के बाद उन्हीं छुट्टियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। कि पहले तो वो रेलगाड़ी से गया, थोड़ी यात्रा उसने बस से की और लास्ट में वो घर तक बैलगाड़ी से भी गया। तो उसने उसके बारे में बताया। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी तो उसने उसके बारे में बताया। और एक दूसरे विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। एक बच्चे ने मछली पकड़ने का प्रयास किया था, एक ने वायुयान में यात्रा की थी, एक ने रेलगाड़ी में, बस में और बैलगाड़ी में यात्रा की और सभी यात्राओं के बारे में एक दूसरे को बताया। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहन के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का जो कार्य है वो अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। फिर अध्यापक ने समाचार पत्रों से लेखों को पढ़ के उनको बताया। इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही और अब वह यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कैसे करते थे। आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, बहुत सारी सहूलतें हो गई है। आप यहीं से आते हो घर से स्कूल तक तो कोई साइकिल से आता है, किसी को कोई छोड़ के जाता है, वैसी बातें हैं। आते हो यदि पैदल भी तो रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है, ये आज के ज़माने की बात है। लेकिन पहले के ज़माने में घर से स्कूल तक आने में कोई सीधी रोड नहीं होती थी, बहुत ऊंचे ऊंचे टिब्बे होते थे, कोई भी किसी भी प्रकार के साधन की सहायता नहीं थी, तब भी लोग पढ़ाई करते थे। तो ये भी बात है कि पहली जानना चाहती है कि प्राचीन काल में बहुत पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक फिर यात्रा कैसे करते थे, इसके बारे में वो जानना चाहती है। देखो यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई भी साधन नहीं थे। मैं अभी आपको बताया कि कोई भी साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे, अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे फिर पहले पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे इन गधों का, इनका ऊँटों का उपयोग होने लग गया। एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी यात्रा करने के लिए तो पशुओं का उपयोग होने लगा। फिर प्राचीन काल में जल मार्गों में आने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। जहाँ पर मतलब नदियाँ या तालाबों को क्रॉस करना था वहाँ पर नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों में जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी और इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया और ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। कि उन्होंने धीरे धीरे आविष्कार कर लिया खुद ही, अपनी सहायता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उन्होंने खुद ही जो जीव, मछलियाँ, अन्य जो जीव जंतु जो उस पानी में रहते हैं उसी के अनुकूल उन्होंने लकड़ी की नावें बना ली जो उसमें तैरने लगी। अपनी सभी मानव, उस ज़माने की बात है ये तो, लेकिन अपने भी अपनी ज़रूरत के अनुसार जिस भी चीज़ का प्रयोग अपने को ज़रूरत होती है अपनी सोच लेते हैं। किसी को पढ़ने के लिए रफ कॉपी की ज़रूरत है, रुपए नहीं है, तो वो भी सोचता है ना पुरानी कॉपियाँ पढ़ी है, मैं उनको पेज निकाल के एक अलग से कॉपी बना लूँ और उसका यूज़ रफ कॉपी के रूप में मैं कर सकता हूँ। तो सभी अपनी ज़रूरत के अनुसार जिस भी चीज़ को चाहिए उसको पूर्ति करने की पूरी आवश्यकता, पूरी कोशिश करते हैं। तो पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहले तो उन्होंने मतलब नाव बनाई, फिर पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहले तो पहिए का आविष्कार हुआ, मतलब स्टार्टिंग में तो उनके लिए नई चीज़ थी कि वो पहिया बन गया, लेकिन फिर उस पहिए में और भी डिजाइन बनने लगे और भी अच्छे प्रकार के पहिए बनने लगे, पहले नहीं थे। यही बात है कि अब पहले जो कॉपियाँ आती थी सीधी आती थी, आजकल तो आपको बहुत प्रकार की कॉपियाँ बाजार में जाओ, किसी की कैसी जिलत है, किसी के रोल वाला है, किसी के कैसे है, बनती है ना, तो कैसी भी प्रकार की आप कॉपी ले सकते हो। तो यही बात पहिए की थी कि स्टार्टिंग में तो पहिया एक
बहुत ही मुश्किल से मिला उनको जो उसका आविष्कार हुआ, लेकिन बाद में उसमें और बहुत सारे आविष्कार होते गए। मतलब ये और भी ईजी चलेगा, फिर आ गया ये और भी ईजी चलेगा। जैसे ये कार है, बस है, ये भी तरह तरह की आने लगी ना। अब किसी में स्लीपर है, किसी में एसी है, ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो जैसे एक चीज़ आती है फिर उसमें और भी आविष्कार हो जाता है, फिर वो और भी अच्छी बन जाती है। तो 19वीं सदी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों, जहाज़ों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियां तथा माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक या बस जैसे स्वचालित वाहन आ गए। फिर धीरे धीरे और भी प्रकार के वाहन आ गए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनके बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। पहले नाव व जहाज़ों का उपयोग हुआ, फिर उसमें और भी सुधार हुआ। फिर वो नाव और जहाज़ हैं वो यात्रियों को भी लेके जा सकें, वो सामान को भी लेके जा सकें, इसी के अनुकूल उनको बनाया गया। नाव व जहाज़ों का उपयोग हुआ, फिर उनमें और भी सुधार हो गया। उन नाव व जहाज़ों को ऐसा बनाया गया कि वो यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएं, व सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएं। इन्हें यात्री व सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, प्रादवनिक वायुयान, अंतरिक्ष यान 20वीं सदी के कुछ योगदान हैं। चित्र 10.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो आप, कि पहले कौन थे, फिर कौन से आए, फिर कौन से आए। अब इनको चित्र को देखकर आप समय इनका पता लगा सकते हो। आपको इतना पता है कि पहले कौन सा साधन था, फिर कौन सा आया। क्या इनमें को परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जा सकता? तो आप ऐसे इन चित्र को देखकर वो भी बता सकते हो कि कौन सा साधन आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता या जिसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ी, बहुत कम हो गई है। इसके बाद देखो पॉइंट 10.2 कि यह डेस्क कितना चौड़ा है। 10.2 पॉइंट है कि यह डेस्क कितना चौड़ा है। इसका पता कैसे लगाएंगे कि लोग यह कैसे पता लगाते हैं कि वे कितनी दूर चले। आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी चलकर तय कर सकते हैं, या स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस या रिक्शे की आवश्यकता होगी। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आप बाजार जाने के लिए पैदल जाना संभव होगा या फिर आप किसी साधन के द्वारा जाएं? इसका पता कैसे लगाते हैं? आप अपने शहर का पता तो अंदाजे से लगा सकते हो कि वहाँ तक जाना है, उस बस स्टैंड तक, तो ये तो भाई बहुत दूर हो गया, पैदल नहीं जाया जाएगा। यही आप कह रहे हो भी घर से स्कूल तक आना है, भी ठीक है थोड़ी सी दूरी है, हम पैदल चले जाएंगे, ये तो अपने सीधे कह सकते हैं। लेकिन जिस शहर के बारे में अपने को नहीं पता, अपने किसी और शहर में जाएं, अपने को उनकी दूरी का, उनके स्थानों का, बाजार का, रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड का नहीं पता कि अपने उसको कि बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, बस स्टैंड से बाजार कितना दूर है, कि अपने पैदल जाएं या अपने कोई साधन ले, तो अपने उसका कैसे पता लगाएंगे? अपने किसी अन्य शहर में जाते हैं तो अपने किसी से पूछते हैं, अभी भाई साहब यहाँ से बाजार कितनी दूरी पर है, 5-7 किलोमीटर है, पैदल जा सकते हैं या कैसे है? तो पूछते हैं ना अपने, फिर ही चलते हैं, अभी पैदल जाएं या साधन ले। तो यही कह रहे हैं कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे। तो कोई भी स्थान कितना दूर है यह अपने के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने ऐसे नहीं जा सकते मुंह उठा के चलते जाएं और आगे अपने को पता ही नहीं अपने को कितनी दूर पैदल जाना है। तो अपने को पता होगा भी इतनी दूर है, फिर ही अपने चल के जा सकते हैं। फिर अपने को पता हो कि वो कितनी दूर है, फिर अपने अनुमान लगा सकते हैं कि अपने बस से जाएं, अपने रेलगाड़ी से जाएं, फिर अपने पैदल जाएं या फिर कोई अन्य साधन से जाएं। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई व चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी अपने को लंबाई व चौड़ाई का भी पता होना चाहिए। पहली तथा भुजों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर 2 विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा भुजों एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर लिया। ये झगड़ा तो आप लोगों के बीच भी होता है, थोड़ा सा उधर हो जा, मेरी सीट भी ले रहा है, मैं बैग कहाँ रखूँ, मैं कहाँ बैठूँ। तो एक डेस्क को 2 बराबर भागों में कैसे बांट सकते हो? तो आप खुद के इस बेंच को 2 बराबर भागों में अपने हाथ से, स्केल से कैसे भी बांट सकते हो। हाथ से इस प्रकार गिनती करके भी कितने हाथ हैं, टोटल को गिनती कर ली, फिर उसका आधा कर लिया, फिर उतनी गिनती कर ली, भी ये इसका आधा हो गया। इस प्रकार आप अब तो आधा कर सकते हो, अब तो आप में इतनी समझ है।
तो अध्यापक ने सुझाव दिया कि डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय कीजिए। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बना लो और डेस्क को 2 बराबर भागों में बांटकर एक रेखा खींच लो। आधा भाग 13 है और आधा भाग 13 है, फिर आपके बीच कोई भी लड़ाई नहीं होगी। तो ये दोनों ही मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं। तो बूझो को सदैव ही अपने पास एक गिल्ली व डंडा रखता था। तो फिर उसने उसी के अनुसार उसको मापा। दिखा रखा है ना चित्र में 10.2 में गिल्ली व डंडे की सहायता से उसने उसकी लंबाई को मापा। आप किसी भी चीज़ से, पेन से, स्केल से उसकी काउंटिंग कर सकते हो। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई इन 2 डंडों की लंबाई व 2 गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में एक रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न हो गए, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट गई तो बूझो का पुराना गिल्ली डंडा भी खो गया। पहले तो उसने गिल्ली डंडे से लंबाई माप ली, रेखा खींच ली, उन्होंने किसी पेंसिल से खींच ली होगी, पेन से खींच ली होगी। कुछ दिनों के बाद वो रेखा क्या होगी, मिट गई, और जिससे उसने लंबाई मापी थी वो भी उनके पास नहीं है। अब फिर वो परेशान हो गए कि अब हम लंबाई कैसे मापें। अब लंबाई मापने के लिए फिर वो क्या करेंगे, तो अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे से नए सेट से मापी हुई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे यह लगभग 2 डंडों व एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच गया। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब दूसरी बार उन्होंने जिस गिल्ली डंडे का प्रयोग किया उसमें क्या हुआ कि 2 डंडे तो होगी, एक गिल्ली की लंबाई होगी, लेकिन थोड़ा सा भाग बच गया। मतलब पूरी गिल्ली की लंबाई भी नहीं आती और आधी भी नहीं आती, बीच का कुछ भाग बच गया। फिर वो सोच में पड़ गई कि अब इसका आधा आधा कैसे करें। तो फिर पहली व बूझो को फिर आप इसके बारे में क्या सुझाव देंगे कि वो उस लंबाई को पूरी पूरी माप सकें। तो इसके लिए फिर उनको किसी अन्य चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, भी कोई और चीज़ ले लें। जरूरी तो नहीं है कि हर बार जो लंबाई मापनी है वो गिल्ली व डंडे की सहायता से ही मापें, वो किसी और चीज़ की सहायता से भी माप सकते हैं, स्केल की सहायता से, या फिर कोई और अकेले डंडे की सहायता से भी माप सकते हैं। तो इस प्रकार वो लंबाई फिर किसी और उपकरण की सहायता से या किसी और की सहायता से माप सकते हैं। तो अब उसको अपने साथ कोई भी सुझाव दे सकते हैं कि वो अन्य कोई डंडा ले सकते हैं, अन्य कोई चीज़ ले सकते हैं, उसकी सहायता से उस बेंच का मापन वो कर सकते हैं। तो इसके बाद देखो अब उसने क्या दे रखा है, चित्र 10.4 में आपको दर्शा रखा है कि अब उसने एक डोरी ले रखी है और उसकी सहायता से वो मापने का प्रयास कर रहा है। फिर वो अपनी सहायता से अपने मतलब अकॉर्डिंग वो कोई भी चीज़ लेकर उस बेंच को मापने का प्रयास कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार उसी गिल्ली व डंडे की सहायता से ही वह उसका मापन करे। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई या दूरियों के मापन की आवश्यकता होती है। बहुत सारे अवसर आते हैं। ये बेंच की बात तो नॉर्मली क्लास की है, इसके अलावा भी आप घर में कोई कपड़ा हो, जैसे दर्जी के पास कपड़े की लंबाई या जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ते सिलने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। बढ़ई जो अलमारी मापता है वो तो अलमारी बनाता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी मापता है। इसी तरह कोई भी काम करते हैं, जो किसान है वो खेत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल के लिए ज्ञात करता है। मतलब जो भी जिस भी फील्ड का जिस भी क्षेत्र का काम करता है उसी क्षेत्र में उसको लंबाई चौड़ाई मापने की आवश्यकता पड़ती है। घर बनाते हैं तो उसकी भी लंबाई चौड़ाई मापते हैं। अपने घर में किसी भी चीज़ को लाना होता है, किसी अलमारी को लाना होता है, नहीं तो अपने देखते हैं कि इस गेट की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कि वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। ये सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ती है। तो अब तो लंबाई चौड़ाई मापने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। फीता है सभी के पास, मिल जाता है, मतलब नहीं है तो आस पड़ोस में, घर में, बाजार में मिल जाता है, आसानी से रखो और मापो। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो पहले इसी रस्सी की सहायता से, गिल्ली डंडे की सहायता से या फिर इस हाथ की सहायता से ही लंबाई चौड़ाई का मापन किया जाता था। आजकल तो बहुत सारे पैमाने अपने पास उपस्थित हैं। देखो कि यह कमरा कितना लंबा है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सभी के लिए अपने को अब किलोमीटर में आजकल तो आप मैप पे डालो, यहाँ जयपुर टू गंगानगर, जयपुर टू हनुमानगढ़, उसके बीच की दूरी आपको 1 मिनट में, मिनट तो बहुत दूर, सेकंड में ही आपको शो हो जाती है ना कि ये तो इतने किलोमीटर है, ये 450 है, ये 800 किलोमीटर है, आराम से पता चल जाता है। इसके अलावा देखो कुछ मापन और हैं। क्रियाकलाप दे रखा है 1.10.3 के बाद आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक बनाकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। आप यहाँ से यहाँ तक जैसे एक कदम उठाते हैं ना,
खुद की एक कदम अपनी, तो उसी अकॉर्डिंग आप इस कमरे की लंबाई चौड़ाई का मापन एक एक स्टूडेंट करके बारी बारी से कर सकता है। और आपको सारणी दे रखी है, इस सारणी में नाम भरो भी, हाँ इसने किया, इस बच्चे ने तो इतनी लंबाई थी, दूसरे बच्चे ने किया। तो सभी के पैर की माप अलग अलग होती है, सभी की अलग अलग होती है भी, किसी के कितने नंबर शूज आता है, किसी के कितने नंबर, बड़े छोटे पैर हैं सभी की, तो सभी के अकॉर्डिंग जो लंबाई चौड़ाई होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। इसके बाद दे रखा है क्रियाकलाप 2, समूह में कार्य कीजिए। आप में से प्रत्येक अपने वालिचत को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज तथा डेस्क की लंबाई को आप माप सकते हो। अब प्रत्येक बच्चा इस प्रकार हर को अपने हाथ से इसको माप सकता है और बता सकता है कि ये इतनी लंबाई का है, मेरे हाथ की ये इतनी लंबाई है, दूसरे के हाथ की ये इतनी है और दूसरे के हाथ की इतनी है। इस प्रकार ये आपका 10.2 क्रियाकलाप है। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना, किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना। इस ज्ञात राशि को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, एक भाग संख्या है व दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। एक भाग तो संख्या है और दूसरा भाग क्या होता है, ली गई माप का मात्रक होता है। ये आपका मेज की लंबाई चौड़ाई और इसको भरने के लिए 10.2 जो सारणी है वो है। 10.1 में तो पैरों के अकॉर्डिंग था, 10.2 में हाथों के अकॉर्डिंग है। ये आपकी कक्षा के लिए एक सारणी दे रखी है। इसके बाद देखो 10.4 मापन के मानक मात्रक। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की लंबाई और कदम की दूरी, इन सभी मापकों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया, क्योंकि यह खुदाई के प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने में प्रमाणित होता है। कोहनी से उंगली के शोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, कोहनी से उंगली से इस कोहनी के शोर तक की लंबाई, इसको क्या कहते हैं, हाथ कहते हैं। और लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त हुई। पहले बस इसी हाथ का उपयोग किया जाता था। किसी के अपने घर में बच्चे की भी मापनी होती थी ना, तो इसी हाथों की सहायता से मापते थे कि ये इतने हाथ का हो गया। क्यों, पहले ये तो होते ही नहीं थे इंच फुट, तो बस आइडिया ही होता था कि हाँ ये क्या है, 1 फुट है, इस प्रकार। तो ये सारी चीज़ें पहले चलती थी। लोगों को 1 गज कपड़ा, फिर ऐसे 1 गज कपड़ा, ऐसे पहले जाते थे ना कपड़ा लेने, तो ऐसे करके 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे करते थे। आजकल तो फीते से मापते हैं, तो बहुत सारी सहूलतें आजकल अपने पास हो गई है। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों के मापन के लिए अंगुल तथा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रक के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की है, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। 1790 में फ्रांसीसियों ने एक पद्धति लेके आए, उसे क्या कहते थे, मीटरी पद्धति। मीटरी पद्धति 1790 में आई। कब आई, 1790 में। मीटरी पद्धति 1790 में आई, इसको याद रखना। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों को एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाई देता है। आपके पास स्केल है 15 सेंटीमीटर का होता है, उसमें 15 सेंटीमीटर तक होते हैं। तो उसके बाद प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, उसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, लेकिन लंबी दूरी की मापन करना हो तब मीटर सुविधाजनक नहीं है। तब इसमें एक और पैमाना आ गया, उसे क्या कहते हैं, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तीनों याद होने चाहिए आपको। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर,
1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो लंबी दूरियों को मापित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 2 शहरों के बीच की दूरी, 2 गांवों के बीच की दूरी, इसको किससे दर्शाते हैं? मीटर से नहीं दर्शा सकते, इसको किससे दर्शाएंगे? किलोमीटर से दर्शाते हैं। इसके बाद है लंबाई का यथार्थ परिशुद्ध माप, कि लंबाई अपने मापते हैं, अपने को कपड़े का माप करते हैं, किसी भी चीज़ का माप करते हैं, तो वो माप शुद्ध भी है या नहीं है। कई बार क्या होता है, अपने कपड़ा लेने जाते हैं, वो जल्दी जल्दी से फीता मार देता, अपने को पता ही नहीं चलता, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। लास्ट में अपने घर पे आके मापे ना, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि वो कपड़ा खींच के मापता है, तो अपने उसको आराम से मापेंगे, तो जल्दबाजी में उसको में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। कितना अपने परिशुद्ध माप कर सकते हैं किसी भी लंबाई का, इसके बारे में। दूसरा, अपने इसको देखते हैं ना, उसके स्केल पर भी निर्भर करता है। अपने देखने पर आपको रेखाखंड खींचने के लिए कह दिया कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो कई बार तो स्केल टूटा हुआ हो, तो आप कहाँ से रेखाखंड खींचोगे? कई बार 1 तक स्केल टूटा होता है, तो 1 से आगे तक खींच लेते हो, तो कई बार 5 से थोड़ा सा पहले, मतलब थोड़ा बहुत पॉइंटों में उसका फर्क ले आते हो। परिशुद्ध माप कई बार नहीं होता, तो कैसे परिशुद्ध माप होगा, इसको देखने के लिए लंबाई मापते समय हमें निम्न सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। देखो कि चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश ही रखो। जो आप स्केल रख रहे हो, जिस अकॉर्डिंग आपको लंबाई मापनी है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुदिश रखो। दूसरा, कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, तो आप इन पैमानों को शून्याङ्क स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। कई बार स्केल टूटा हुआ होता है, मैं कह रही हूँ भी 1, 2 तक, तो तब अपने से सही माप नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। यदि वो स्केल आपके पास 1 से स्टार्ट है, 1.5 से स्टार्ट है, तो आप जितना भी माप रहे हो, आपको 10 तक मापना है, तो आप 1.5 से 10 तक मापना है, तो आपको 11.5 तक मापना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और दूसरा, उस स्केल को रखने का तरीका, जैसे इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि पहले में तो स्केल जैसे उसको स्टार्टिंग से रखा है सही, दूसरे में उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसको बाहर निकाल दिया, तो ये भी क्या है, तरीका गलत है। जहाँ से आप लोग मापना है वहीं से सही तरीके में उसको रखो। इसके बाद आगे अगले, जैसे इस चित्र में दर्शा रखा है कि 3 अलग अलग है, जैसे यहाँ पर आपको मापना है, एक यहाँ से देख रहा है, एक इधर से देख रहा है, एक इधर से देख रहा है, तो सही कौन सा देखेगा? जिसके सामने स्केल है, जिसके सामने स्केल है बिल्कुल वही उसको क्या देखेगा, सही देख सकता है। जो इधर से देखेगा, जो इधर से देखेगा, वो भी थोड़ा बहुत उसमें फर्क आ जाता है। तो इसके बाद का जो आगे का चैप्टर है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।